दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आज दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस बुक को जल्द से जल्द कवर करना है। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो भी छोटे भाई बहन के पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके, और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम समझते हैं। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। कहानी ये है कि जब गौरी अपने दूसरे अभियान पे चला जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक प्रशासक की तरह अपने विजित प्रदेशों में प्रशासक के तौर पे नियुक्त कर देता है, और वहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे नीसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। पहले फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी कहीं से इसको एक दास के रूप में खरीदता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ से इसको खरीदता है। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुरान खां, इसकी बहुत सी उपाधियां हैं, जैसे कुरान खां हो गया, पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला, हातिम ताई उदार हृदय वाला, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, बहुत सी इसकी उपाधियां हैं। तो कुरान खां इसकी उपाधि थी। फिर आगे चलते हैं। बाद में वह नीसापुर से गजनी लाया गया, जहां से उसे गौरी ने खरीद लिया। अपने प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे आमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। आमीर ए आखूर जो अस्पल का प्रमुख होता था, उसे आमीर ए आखूर कहा जाता है। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 1206 ईस्वी में उसने कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी ऐबक की राजधानी? लाहौर थी। बाद में इल्तुतमिश इसको दिल्ली ले आएगा, तभी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। अभी तो हम ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने केवल मलिक व सिपह सलाहकार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। ये सभी फैक्ट्स आप देख लीजिएगा। इसको कौन सी उपाधि दी गई? मलिक और सिपह सलाहकार की पदवियों से ही संतुष्ट होना पड़ा। 1208 ईस्वी में दास्ता से इससे मुक्ति मिल गई। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। हमने अभी आपको पहले ही बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, इतना दान देता था। उस समय अगर कोई व्यक्ति पैसे या कोई भी चीज़ें दान करता था तो लोग कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक बने हो क्या? लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया।
ऐबक दिल्ली में कुव्वतुल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि यहाँ 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ, वो पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऊपर से तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण कराया। क्योंकि कुतुबुद्दीन जब पहला तल्ला कुतुब मीनार का बनवाता है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश इसे पूरा कराएगा। फिर इल्तुतमिश के बाद जब चौथे मंजिल तक का निर्माण होता है, उसके बाद बिजली गिरने के कारण चौथा मंजिल गिर जाता है। उसके बाद फिर दूसरे शासक उसको चौथा और 5वें मंजिल का निर्माण कराएंगे, भी हम आपको आगे बताते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। अभी हमने आपको बताया कि पहला मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इल्तुतमिश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनवाता है। फिर चौथा आकाशीय बिजली गिरने के कारण वो ध्वस्त हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल गिर जाती है, जिसे फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल का भी निर्माण कराता है और साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाता है, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल आधुनिक पोलो खेल की भांति खेल था। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसे लाहौर में दफनाया जाता है। कुछ फैक्ट हम आपको और बता देते हैं, जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज होगी। कुतुब मीनार की ऊंचाई जान लेते हैं, जो कि 73 मीटर है, 239.5 फीट, या 73 मीटर कह लीजिए, या 239.5 फीट कह लीजिए। पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। फिर चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो जाती है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं दोनों मंजिल का निर्माण कराया था। फिर जो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में हमने आपको बताया है, पहले वहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसे विग्रहराज विसलदेव, जिसे विसलदेव भी कहा जाता है, विग्रहराज भी कह सकते हैं, इन्होंने बनवाया था। और उसी को तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जो कि अजमेर में है। अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आता है। उसका पुत्र आराम शाह आराम ही करता रह जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है और फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान की पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा किससे प्राप्त की थी? खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र से कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 में उसने गोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। इस युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज़ खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी तक पहुंच गया। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको उस कहानी को बताता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जब तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में, तो ख्वारिज़्म शाह करके एक व्यक्ति था जिसने इल्तुतमिश की सहायता की थी, और ख्वारिज़्म शाह का ही एक पुत्र था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब होता क्या है कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता है और जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश के पास पहुंचता है
हेल्प मांगने, सहायता मांगने के लिए, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पिता ने एक बार इल्तुतमिश की सहायता की थी। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो चंगेज़ खां उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता देने से मना कर दिया और अपने राज्य की सुरक्षा कर लेता है चंगेज़ खां से। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की। और जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। उसने अपने राज्य को बचा लिया। इल्तुतमिश ने अपने सूझबूझ का कर अपने राज्य को बचा लिया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ व बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाने की परंपरा शुरू की कि कहाँ से सिक्के बन रहे हैं उस टकसाल का नाम लिखा जाएगा। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? खिलत का। इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थीं, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर उलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ हम इल्तुतमिश के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप इसको नोट्स करते चलिएगा। इल्तुतमिश को बुखारा के बाज़ार से चुस्तक खां ने खरीदा था। ये सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। ये एक एक फैक्ट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो भी इसके साथ साथ कंप्लीट होती रहेंगी। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद इसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। गुलाम चालीसा या चालीसा दल, कुछ भी कह सकते हैं आप। बलबन भी इस दल का सदस्य था। जो आगे आप पढ़ेंगे बलबन शासक के बारे में, वो भी इस गुलाम चालीसा दल का सदस्य था। इसके इस समय में तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, फिर द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान, फिर तृतीय युद्ध भी है तराइन का, वो है इल्तुतमिश और यालदौज के बीच 1215 में। इसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, जो कि भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का जनक माना जाता है। इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, एकता प्रणाली प्रारंभ की, और इसने आपको हमने बता दिया है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। ये सब चीज़ें, ये सब और भी फैक्ट इल्तुतमिश के बारे में हैं। चलिए आगे। अब इसके बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन शासक बनता है, फिर रुकनुद्दीन गद्दी से हटेगा और इसके बाद रजिया सुल्तान बनेगी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने की स्थान पर हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। अभी हम रज़िया सुल्तान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब इल्तुतमिश को ये लगने लगा कि रुकनुद्दीन शासन नहीं संभाल पाएगा तो उसने रज़िया को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जो तुर्क थे वो रज़िया को सुल्तान बनना देखना नहीं चाहते थे। कोई भी तुर्क उस समय ये नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की के या किसी महिला के अंडर में काम करे, इसलिए रुकनुद्दीन को शासक बना देता है। और फिर उसके बाद रज़िया जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने जनता से गुहार करती है कि मुझे शासक बनाया जाए, और उस समय जनता उसको शासक चुनता है। और जब रज़िया सुल्तान बन जाती है तो वो सबसे पहले पर्दा प्रथा को त्याग करती है और उसके बाद त्याग कर देती है उसने। अब आगे हम देखेंगे। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर लिया, उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम, अब बलबन के बारे में आ गया है, बलबन को देख लेते हैं। अब बलबन के बारे में देख लेते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की भागदौड़ संभाली थी। ये लाइन टू लाइन आप देखते चलिए कि बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की भागदौड़ संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वो भी इलबरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी से बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। बलबन को कब खरीदा गया था? जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की थी, उस समय बलबन को खरीदा गया था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खासदार का पद दिया था। रज़िया के काल में वह आमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमीर आखूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। बताइए, इतने छोटे से पद से स्टार्ट होते होते वो शासक बन जाता है। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। इसी अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ऐसे व्यक्ति को तो बलबन गद्दी पर बैठा देता है और सिर्फ नाम मात्र का नसरुद्दीन गद्दी पर बैठता है। बाकी समय उसका पूरा शासन का जो भाग दौड़, जो भी जिम्मेदारी थी, वो बलबन ही देखता था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन अपने आप को इतना खतरनाक दिखाना चाहता था। कहा जाता है कि वो गरीबों से इतना चिढ़ रखता था कि वो कहता था कि जब मैं किसी गरीब को देख लेता हूँ तो मेरा खून उबलने लगता है। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसने नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ किया था। यहाँ तक कि उसने अपने एक इक़्तेदार को उसकी खाल निकलवा कर उसमें भूसा भरवा दिया था। और डिटेल में, अगर आपको और डिटेल में वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे
पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया है। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था कि ईश्वर आके तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वो अपना एक प्रतिनिधि भेजे हैं। वो जनता के बीच ये दिखाना चाहता था कि वो जो कर रहा है उस पे ईश्वर की आज्ञा है, तभी वो कर रहा है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। अपने आप को पैगंबर के बाद वो रखता था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये सब उपाधियाँ उसने अपने आप को दी थी। ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से देखिएगा। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसने अपने पुत्र किससे बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। इसका एक बड़ा भी बेटा था मोहम्मद शाह। उसकी जब मृत्यु होती है तो बलबन अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है कि इतिहासकार बताते हैं कि जब वो अपने कमरे में अपने रूम में जब जाता था तो दरवाज़ा बंद कर कर बहुत रोया करता था। और जब दूसरे दिन वो दरबार में पहुंचता तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई होती थीं। दोहरा चरित्र बताया जाता है बलबन के बारे में, दोहरा चरित्र बताया जाता है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस, ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा बलबन के बारे में। सुल्तान के चरणों को चूमना की रीत आरंभ की। उसने अपने दरबार के प्रति वर्ष फारसी त्यौहार नवरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना? दीवाने अर्ज। बलबन ने अपना सेना मंत्री इमाम उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। अब हम गुलाम वंश के प्रश्नकोश को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न आज तक गुलाम वंश से आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको डिटेल में आप देख लीजिए। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी अगर आपको और डिटेल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद, कैमूर, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, वो हम इस वीडियो को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियो को ध्यान से देखें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको मालूम है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी है। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और
स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़र्क-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ए वाला ऑप्शन सही है। 5th नंबर क्वेश्चन। कुव्वतुल-उल-इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित हैं। अब आप बताइए कहाँ स्थित हैं? कुव्वतुल-इस्लाम दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब इसमें पूछ रहा है कौन कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी, इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी, चौथी बनवाई थी, फिरोज़ शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं बनवाई थी। सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक है जिसने इसमें कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग नहीं किया था। इसको हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली या और देख लेते हैं अजमेर की लखनऊ थी। तो ए वाला ऑप्शन सही है, लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं आमीर ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया अतः उसे लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यालदोज और नासरुद्दीन कुबाजा की तरफ से थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कई सारे गुलाम थे, तो उसमें जो यालदौज और कुबाचा थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए सबसे बड़े संकट थे। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करी, अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यालदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। एक व्यक्ति को तो अपने तरफ मिला लिया अपनी बहन की शादी करके, लेकिन यालदौज से हमेशा उसे खतरा बना रहा, जिसे बाद में इल्तुतमिश से युद्ध होगा, तराइन का तृतीय युद्ध, जिसमें यालदौज हार जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आपको मालूम है कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चौगान की क्रीड़ा, चौगान की खेल खेलते के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। IAS प्री एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त, आधुनिक जिसे पोलो खेल कहते हैं, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता था, ये आपको मालूम है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की रजिया की मौजूद्दीन गौरी। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश ने। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने सुल्तान का पद भी धारण किया था और लाहौर से दिल्ली भी राजधानी स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखाने का परंपरा भी उसी ने शुरू की थी। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? बी नंबर ऑप्शन इल्तुतमिश, बी नंबर ऑप्शन इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? डी नंबर ऑप्शन डी, दिल्ली। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। यूपी RO में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। सिर्फ लैंग्वेज टफ कर देते हैं, क्वेश्चन सब वही रहते हैं इल्तुतमिश में। अगर आपको इल्तुतमिश से और डिटेल में पढ़ना है तो आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इसी चैनल पे आप
पूरी डिटेल में इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? आपको मालूम है इल्तुतमिश ने। सी नंबर ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बी नंबर ऑप्शन इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसे दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन याल्दोज और नासरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। मंगोल आक्रमणकारियों से बचाया। राजपूतों की शक्ति तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? आपको मालूम है इल्तुतमिश को, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए उसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम। यानी उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपना आरंभ में ही इसे सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। ये आपको मालूम है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसे भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की के राजहित में था। 60 नंबर क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? आपको मालूम है इल्तुतमिश के काल में। हमने आपको कहानी भी बता दी। जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच गया था। अगर इल्तुतमिश सूझबूझ से निर्णय नहीं लेता तो चंगेज़ खां का आक्रमण भारत पर हो गया होता। इसे आप पढ़ ही लिए हैं। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खां का समकालीन था? आपको मालूम है इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। एटी नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इल्तुतमिश के समय पे। क्वेश्चन देखिए वही है, बस लैंग्वेज अलग कर दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासन काल में। सी नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? चंगेज़ खां का मूल नाम था तेमुचीन। सी नंबर ऑप्शन सही है, तेमुचीन। आगे चलते हैं। चंगेज़ खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज़ खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचीन था। बहुत अजीब नाम था, तेमुचीन। अब इसमें आप देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। डी नंबर ऑप्शन सही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। आगे चलते हैं।
इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तिलैयागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 23 नंबर क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। सी नंबर ऑप्शन सही है, तुर्कों का हाथ था, वो उसको हटाना चाहते थे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। 24 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? आपको मालूम है, सी नंबर ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की भागदौड़ संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन। बी नंबर ऑप्शन सही है, बलबन के बारे में ये चीज़ें कही गई हैं। बलबन के विषय में कहा गया है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसे नियामत एक खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उनके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। डायरेक्ट वो कहता था कि जो राजा बना है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। अगर आप राजा को कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर को कह रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। बी नंबर ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कारण और कथन कारण का। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बी नंबर ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। दोनों सही हैं लेकिन ए आर की समुचित व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 कहाँ से 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोल आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा का सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, किसकी? सी नंबर ऑप्शन जिले इलाही की। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है कि किसने जिले इलाही की पदवी धारण की थी, वो था बलबन। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा से उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि का नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। 29 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया? तो आपको मालूम है, सी नंबर ऑप्शन बलबन। कौन? बलबन। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था? वो भी है बलबन। ए नंबर ऑप्शन सही है।
अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाया और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ प्रश्न पूछता है नौरोज़ त्यौहार नौरोज़ शानो शौकत के साथ मनाने की व्यवस्था आरंभ की। 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही है? बी वाला ऑप्शन। उसने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था और इसने बलबन ने ही जो तुर्कान चहलगानी के प्रभाव था उसको समाप्त किया था। इसमें कह रहा है कौन सही नहीं, उसने इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये गलत है। तुर्कान चहलगानी का प्रभाव इसने ख़त्म किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक था। बलबन ने अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का रूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजाओं के नियामत खुदाई को बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। जो 40 दल गुलामों का जो दल बना हुआ था उसे बलबन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि बलबन खुद उस 40 दल गुलामों का भी सदस्य था। अगर वो इसको नहीं ख़त्म करता तो कोई न कोई उसी गुलामों में से इसके खिलाफ आवाज़ उठाता, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोही को मृत्युदंड दिया। इक्तिदारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो वो है बलबन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसके बाद हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश कंप्लीट हो गया है। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसी हमारे वन स्टॉप क्लासेस में आप सारी डिटेल मध्यकालीन भारतीय इतिहास की देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।